टर्म होती है बच्चों डीबडिंग, डीबडिंग, और एक टर्म होती है डिसबडिंग। क्या होती है बच्चों? डिसबडिंग। और एक टर्म होती है बच्चों डीहॉर्निंग, डीहॉर्निंग। तीनों में क्या है देखो, एक टर्म है डीबडिंग, एक है डिसबडिंग और एक है डीहॉर्निंग। डीबडिंग, डिसबडिंग, डीहॉर्निंग। डीबडिंग या डिसबडिंग, ये दोनों शब्दों की बात करें, इन दोनों की परिभाषा क्या है? बछड़ों में सींग रोदन। क्या है बच्चों? बछड़ों में सींग, जो हॉर्न होते हैं, सींग रोदन की क्रिया बछड़ों में, छोटे बछड़ों में अगर सींग रोदन, डीबडिंग या डिसबडिंग। भाई बछड़ा है, बछड़ा की बड़ है, बड़ निकली है अभी, तो सींग आए नहीं। बड़ मतलब कच्ची कली है, हाँ, तो कच्ची बर्ड्स निकली हैं अभी, तो उनको क्या बोल रहे हैं? बर्ड्स बोल रहे हैं। तो उनको ख़त्म करना है तो डीबडिंग या डिसबडिंग बोलेंगे। डीहॉर्निंग तो जवान या वयस्क पशु में है, गाय में या भैंस में, वयस्क पशु में, बड़े पशु में सींग रोदन, बड़े पशु में सींग रोदन। क्या कहलाएगा? डीबडिंग या डिसबडिंग कहलाएगा है, या क्या कहलाएगा? डीहॉर्निंग। बच्चों क्या कर रहे हैं? बछड़ा पैदा हुआ है तो उसके सींग जिंदगी भर नहीं आए, तो कच्चे जब हॉर्न होते हैं सिर पे, उनको जला देते हैं या उनको ख़त्म कर देते हैं जिससे उसके कभी सींग नहीं आए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि बड़ा होके वो पशु के सींग जो हैं वो किसी को मारे नहीं, किसी से लड़े नहीं, ठीक है, तो इसलिए सींग टूटे नहीं, तो आगे चल के सींग में हॉर्न कैंसर ना हो। इन नुकसानों से बचने के लिए, ये सारे नुकसानों से बचने के लिए क्या कर रहे हैं हम? डीबडिंग या डिसबडिंग कर रहे हैं कि सींग उसके ना उगे। हाँ, सींग कैसे उगते हैं तो देखें बच्चों एक बार। बच्चों ये जो है, ये सिर है और सिर पे ये छोटी छोटी दो बड़ हैं। क्या हैं? बड्स, जहाँ से सींग उगने हैं। तो ये क्या है बच्चों? ये बड़, जिनको जला के ख़त्म करना है। और सिर के नीचे बच्चों, यहाँ पर ये सिर के नीचे ये हड्डी है, कौन सी? फ्रंटल बोन। कौन सी बोन है बच्चों? फ्रंटल बोन। ये कौन सी बोन है? फ्रंटल बोन, सिर के नीचे, सींग के नीचे। अब क्या होता है कि ये जो सींग है, पैदा हुआ है ना बच्चा, अब ये सींग नीचे की तरफ वृद्धि करते, पहले ऊपर नहीं आते हैं। सर ये क्या बोल रहे हो? ऊपर आते नहीं, पहले ये सींग नीचे की तरफ वृद्धि करते हैं। किधर? नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ वृद्धि करते करते ये 1 महीने में फ्रंटल बोन को छी जाते हैं। कितने महीने में भाई? 1 माह में। 1 माह में किसको छू देते हैं? फ्रंटल बोन को। और जैसे ही ये फ्रंटल बोन को छू देते हैं, फिर फ्रंटल बोन से पिचकारी मारते हैं, फिर सींग एकदम से निकलना स्टार्ट कर देते हैं। फिर सींग को नहीं रोक सकते, फिर सींग निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर सींगों को नहीं रोका जा सकता। तो मतलब ये है कि सर ये बड़ जो है वो फ्रंटल बोन को टच ना करें, उससे पहले ही इनको जला दें, तो ये सींग कभी आएंगे ही नहीं। अगर फ्रंटल बोन को जड़ गए तो फ्रंटल बोन से ही निकलते हैं सींग, ठीक है भाई। हाँ, तो डीबडिंग करने का समय सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। डीबडिंग या डिसबडिंग करने का समय याद रखना बच्चों। डीबडिंग या डिसबडिंग करने का समय बछड़े में 10 दिन से पहले, 10 दिन से पहले या 10 दिन तक। बछड़ा जन्मा है उसके 10 दिन के अंदर अंदर तुम डीबडिंग या डिसबडिंग कर दो, क्योंकि एक बार ये बड़ फ्रंटल बोन को छू गई तो फिर डीबडिंग या डिसबडिंग नहीं की जा सकती। अब डीबडिंग या डिसबडिंग कैसे करते हैं, करने के प्रकार क्या हैं, तो देखेंगे कैसे करते हैं। डीबडिंग करने के तरीके देखो बच्चों, 2 तरीके होते हैं। कितने तरीके हैं?
दो तरीके हैं, एक है रासायनिक तरीका, क्या है बच्चों, रासायनिक तरीका, और रासायनिक तरीका में केमिकल यूज लेते हैं, दो केमिकल यूज लेते हैं बच्चों, KOH और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों क्या हैं, केमिकल हैं, इन दोनों से ही क्या करते हैं, डीबडिंग करते हैं। और एक बार एग्जाम में पीछे में पूछा भी गया है, उसमें दोनों ही ऑप्शन थे, बाकी ये ऑप्शन शायद क्वेश्चन का कैंसिल हो गया था, लेकिन फिर भी तुम याद रखना KOH आंसर सही होगा, ठीक है। KOH अगर दोनों ही आ जाएं तो तुम्हें KOH करना है, क्या करना है, KOH सही करना है, ठीक है। वैसे दोनों ही काम में लेते हैं। इसको बोलते हैं कास्टिक पोटास, क्या बोलते हैं बच्चों, कास्टिक, कभी कभी क्या है ऐसे दे देते हैं, कास्ट डीबडिंग करने के लिए काम में आता है, KOH NOH ना देते, ऐसे कास्टिक पोटास तो तुम्हें, और इसको क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा, हाँ, कास्टिक सोडा। तो एग्जाम में पूछ ले भैया, तुम्हें तो NOH KOH याद है, एग्जाम में पूछ ले कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास, तो मतलब ये क्या है तो हाँ भाई, इनको बोलते हैं KOH को क्या बोलते हैं, कास्टिक पोटास, NOH को क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ये तो रासायनिक तरीका हो गया, केमिकल हो गए, इन केमिकल को डाल के बड़ को जला देते हैं। दूसरा बच्चों, दूसरा है यांत्रिक तरीका। यांत्रिक तरीका में मशीन के द्वारा है, यांत्रिक मतलब मशीन, तो दूसरा हो गया यांत्रिक तरीका। और यांत्रिक तरीका में काम में लेते हैं इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर, क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर। इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर होता है, इलेक्ट्रिसिटी लगाते हैं तो उसमें एक छड़ होती है, वो बहुत गर्म हो जाती है, उस छड़ को बछड़ों की सिर पे रख देते हैं और जला देते हैं बड़ को। तो इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर का टेम्परेचर कितना होता है, ये पूछते हैं क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर का बच्चों टेम्परेचर होता है 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितनी देर के लिए, 10 सेकंड के लिए रखते हैं, कितनी देर के लिए रखते हैं, 10 सेकंड के लिए, हाँ। तो यांत्रिक तरीका जो है उसमें क्या इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर यूज लेते हैं, और इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर का टेम्परेचर वो कितना होता है बच्चों, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब बात करें डीहॉर्निंग की, किसकी बच्चों, डीहॉर्निंग। चलो सर बछड़े में तो समझ में आ गया डीबडिंग क्यों करते हैं, क्योंकि उसके सींग नहीं निकलने, ठीक है, इसलिए उसके सींग नहीं आए। डीहॉर्निंग, जिनके सींग निकले हुए हैं उनके सींगों को क्यों काटते हैं, तो डीहॉर्निंग कब करेंगे, जिनके सींग निकले हुए हैं, हॉर्न को काटना होता है। वो बड़े पशुओं में क्यों काटे हैं, काटेंगे उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, हाँ वो क्यों करते हैं। तो डीहॉर्निंग का तरीका किस लिए क्यों करते हैं, तो इसका एक है, एक तो हॉर्न कैंसर हो जाए, क्या हो जाए बच्चों, हॉर्न कैंसर। मतलब हॉर्न कैंसर होती है बीमारी जो हॉर्न में होती है, सबसे ज़्यादा हॉर्न कैंसर किस पशु में होती है, गाय में। गाय की कौन सी नस्ल में, याद रखना बच्चों, कांकरेज गाय में सबसे ज़्यादा हॉर्न कैंसर होता है, सिर्फ और सिर्फ कांकरेज गाय में, याद रखना सबसे ज़्यादा हॉर्न कैंसर बीमारी किस में होती है, कांकरेज में, ठीक है, याद रखना बच्चों। दूसरा, और क्यों करते हैं, सींग टूट जाए, सींग टूट जाए तो थोड़ा बहुत टूट गया है ना, सींग में फ्रैक्चर हो गया है ना, सींग के टूट जाने से उसको पूरा काट के हटाना पड़ता है। तो सींग के टूटने पर, थोड़ा बहुत पार्ट उसका टूट गया, तो सींग के टूटने पर, ठीक है, उसको पूरे ही सींग को डीहॉर्निंग करनी पड़ती है, पूरा ही काटना पड़ता है, ठीक है भाई। तो ये हुआ डीबडिंग और डीहॉर्निंग, बहुत ईजी टॉपिक था। नेक्स्ट बात करें बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बधियाकरण, क्या है, बधियाकरण। नेक्स्ट टॉपिक है बधियाकरण। बधियाकरण क्या होता है, क्या बोलते हैं, कास्ट्रेशन, क्या बोलते हैं बच्चों, कास्ट्रेशन। बधियाकरण का मतलब है नर पशु को नपुंसक बना देना, नर पशु को नपुंसक बना देना, उसकी स्पर्मेटिक कॉर्ड को काट देना, शुक्र जनन नलिका है, जिस जो शुक्राणु जिसके अंदर आते हैं, शुक्र नलिका, शुक्राणु नलिका जो है उसको काट देना, स्पर्मेटिक कॉर्ड को काट देना, क्या कहलाता है, बधियाकरण कहलाता है। अब भाई बधियाकरण क्या है, तो बधियाकरण शुक्र जनन को बंद कर देना, ये ऐसे ही बोल सकते हैं।
तो बधियाकरण किसे कहते हैं? तो शुक्र जनन को बंद कर देना है, शुक्र जनन को बंद कर देना, शुक्र जनन या शुक्राणु निर्माण को बंद कर देना क्या कहलाएगा बच्चों? बधियाकरण कहलाएगा। अब बधियाकरण क्यों करते हैं, वही बात आ गई, क्यों करते हैं भाई? तो बधियाकरण क्यों करते हैं? एक तो बधियाकरण करने के बाद, बधियाकरण किस में करते हैं? नर पशु में, है ना भाई। बधियाकरण करने के बाद या कास्ट्रेशन करने के बाद एक तो पशु शांत हो जाता है और एक उसका वजन बढ़ जाता है। तो वजन किस में बढ़ाएंगे? जिससे तुम्हें मांस चाहिए। तो मांस उत्पादन को बढ़ाने के लिए, किसको बच्चों? मांस उत्पादन को बढ़ाने के लिए, मांस उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी क्या करते हैं? बधियाकरण करते हैं। और दूसरा बच्चों क्या है? दूसरा बधियाकरण का मतलब क्या? मांस उत्पादन तो बढ़ ही रहा है? और दूसरा पशु को शांत करने के लिए, पशु को शांत करने के लिए। एक आदमी आया मेरे पास, साहब हमारा कुत्ता बहुत भौंकता है, परेशान कर दिए। मोहल्ले वाले बोलते हैं कि साहब इस कुत्ते को नहीं रखोगे आप, तुम्हारा कुत्ता भौंकता है, काटते लेता है, भागता है पीछे, क्या करें? मैंने कही भाई क्या करें, क्या एक ही ऑप्शन है, नपुंसक करवा दो, बधियाकरण करवा दो उसका। हाँ, मैंने कहा बिल्कुल। अब बेचारे का उसने बधियाकरण करवा दिया। अब बधियाकरण करने के बाद बिल्कुल शांत रहता है कुत्ता, है। एग्रेसिवनेस जो है, गुस्सापन वो है ही नहीं उसके अंदर। अब शांत रहता है वो, बिल्कुल मस्त, किसी पे ना भौंकना, बस खाना दबा के और ऐसे से हट्टा कट्टा और हो गया कुत्ता। हाँ, तो उससे मांस भी बढ़ता है, वजन बढ़ता है और कुत्ता शांत हो जाता है, या जंतु जो है वो शांत हो जाता है। बच्चों बधियाकरण करने की दो विधि है। एक है, विधियां पढ़ लेते हैं हम, दो विधियां बधियाकरण करने की, दो विधियां बच्चों। एक तो है ओपन विधि और दूसरी है खुली विधि। मतलब एक तो है बच्चों ओपन मेथड। कौन सा है? ओपन मेथड, मतलब समझाएंगे। और एक है क्लोज मेथड। क्या है बच्चों? क्लोज मेथड। मतलब ये तो खुली विधि है। कैसी है? खुली। ओपन मतलब खुली, खुली विधि। और ये जो है ये बच्चों है बंद विधि। मतलब क्या है? ओपन मेथड मतलब शरीर को खोलेंगे तब बधियाकरण करेंगे। क्लोज्ड मेथड शरीर को बंद करेंगे, अरे बंद तो पहले ही है। शरीर को बंद मतलब खोलने वोलने काम नहीं है, बंद शरीर पे मतलब शरीर को चीरा फाड़ी नहीं करनी, खोल के बधियाकरण करना, काटेंगे, सर्जिकल, ठीक है। तो इसमें तो रक्त आता है, क्या होता है भाई? रक्त निकलता है, रक्त निकलता है। क्या निकलता है? रक्त। ये रक्त विहीन विधि है, रक्त नहीं आता भाई, रक्त विहीन विधि। कैसी है बच्चों? ये रक्तविहीन विधि है और इसमें ओपन मेथड जो है इसमें रक्त आता है, रक्त निकलता है। ओपन मेथड या इसको ही क्या बोलते हैं? सर्जिकल मेथड। क्या बोलते हैं भाई? सर्जिकल मेथड। अब तो समझ गए होंगे, सर्जरी करते हैं भाई इसमें। तो क्या करते हैं? सर्जरी मेथड है, सर्जरी के द्वारा दोनों वृषणों को काट कर बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा है भाई, समझ में आ गया अब तुम्हारे। सर्जरी के द्वारा शरीर को खोलेंगे तो सर्जरी होगी ना, शरीर के सर्जरी के द्वारा दोनों वृषणों को काट कर बाहर निकाल देते हैं। लेकिन इधर देखो बच्चों, रक्तविहीन विधि, इसमें भी दो विधि हैं बच्चों हैं। एक है रक्तविहीन विधि में भी दो विधि हैं, रबर रिंग के द्वारा। एक तो है रबर रिंग,
रबड़ की एक रिंग होती है, रबड़ रिंग के द्वारा, और दूसरी है बुर्डेजो कास्टेटर द्वारा। बुर्डेजो कास्ट्रेटर, बुर्डेजो कास्ट्रेटर एक मशीन आती है उसके द्वारा। अब देखो दोनों में क्या है, बुर्डेजो कास्ट्रेटर रबड़ रिंग, मतलब एक रबड़ की रिंग आती है, उसको टाइट बांध देते हैं बिटसण के ऊपर। क्या करते हैं बच्चों, उसको टाइट बांध देते हैं, उससे जो है क्या नहीं होता, उससे स्पर्मेटिक जो कॉर्ड है वो कट जाती है टाइट बांधने से। तो जो रबर रिंग आती है उसको बोलते हैं इलास्ट्रेटर। क्या बोलते हैं बच्चों, इलास्ट्रेटर है। और बुर्डेजो कास्ट्रेटर जो है उसको टाइट दबाते हैं, ठीक है, बिटसणों को ऊपर से टाइट दबाते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड के ऊपर रख के, है ना, प्लास जैसे आता है, टाइट दबाते हैं, तो उससे जो है स्पर्मेटिक कॉर्ड बाहर से ही कट जाती है, स्किन नहीं कटती। तो उसके द्वारा सबसे अच्छा व सबसे अधिक उपयोग में लिए जाने वाला तरीका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो भाई कौन सा है, बुर्डेजो कास्ट्रेटर के द्वारा सबसे अधिक व सबसे अच्छा तरीका। सबसे अधिक काम में लिए जाने वाला व सबसे अच्छा तरीका कौन सा है बच्चों, बुर्डेजो कास्ट्रेटर के द्वारा। कौन सा है, बुर्डेजो कास्ट्रेटर के द्वारा सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। पूछा जाए बधियाकरण का सबसे अच्छा व सबसे अधिक काम में लिए जाने वाला तरीका कौन सा है, तो बुर्डेजो कास्ट्रेटर के द्वारा। सर्जरी के द्वारा करते हैं, तो सर्जरी के द्वारा जिस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से काटते हैं ना टेस्टिस को ऊपर से, उसको बोलते हैं एमेस्कुलेटर। क्या बोलते हैं बच्चों, तो याद रखना एमेस्कुलेटर। क्या बोलते हैं, एमेस्कुलेटर। तो एमेस्कुलेटर सर्जरी में, इलास्ट्रेटर रबर रिंग होती है, और बुर्डेजो कास्ट्रेटर, बुर्डेजो कास्ट्रेटर खुद ही एक बुर्डेजो कास्ट्रेटर है, ठीक है। हाँ, तो ये हुए बधियाकरण। क्या हुआ बच्चों, बधियाकरण कैसे करते हैं, कब करते हैं। अब बच्चों ये होता है वीनिंग, नेक्स्ट पढ़ेंगे। लिख लो बच्चों इसको। तो ये हुआ, नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वीनिंग। इसका डिस्कस अभी हमने थोड़ी देर पहले भी किया था पिछली क्लास में। वीनिंग, वीनिंग क्या होती है बच्चों, वीनिंग होती है बछड़े को माँ से अलग कर देना, दूध छुड़ाने के लिए हैं, बच्चे को अपनी माँ से अलग कर देना वीनिंग कहलाता है। तो वीनिंग क्या है बच्चों, वीनिंग का मतलब है दूध छुड़ाने के लिए बच्चे को या बछड़े को, बच्चे को माँ से अलग कर देना, माँ से अलग कर देना क्या कहलाता है बच्चों, वीनिंग कहलाता है। बच्चे को माँ से अलग कर देना वीनिंग कहलाता है। और एक चीज़ और मैंने जो बताई थी तुम्हें पिछली क्लास में, गाय की तुलना में, क्या बच्चों, गाय की तुलना में भैंस में वीनिंग कठिन होती है। किस में कठिन होती है, भैंस में। क्योंकि भैंस में मातृत्व का गुण अधिक पाया जाता है। कौन से हार्मोन की वजह से, बोलो, प्रोलैक्टिन की वजह से। किसकी वजह से, प्रोलैक्टिन की वजह से है, अधिक होती है। किसकी वजह से, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से। प्रोलैक्टिन हार्मोन भैंस में ज़्यादा पाया जाता है, और प्रोलैक्टिन की वजह से क्या आता है भाई, मातृत्व का गुण आता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन भैंस में अधिक पाया जाता है। हाँ भाई, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो भैंस में ज़्यादा पाया जाता है, और प्रोलैक्टिन हार्मोन मातृत्व का गुण के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए, मातृत्व का गुण के लिए जिम्मेदार है। हाँ भाई, तो इसलिए वीनिंग जो है वो भैंस में कठिन होती है, किसकी तुलना में, गाय की तुलना में। अब एक बात देखते हैं, वीनिंग और बधियाकरण कब करना चाहिए बछड़ों का।
बंधियाकरण व वीनिंग करने की उम्र। जंतुओं में बंधियाकरण व वीनिंग करने की उम्र बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बंधियाकरण और वीनिंग जंतुओं में कब करानी चाहिए? तो एक तरफ तो लिखेंगे बच्चों जंतु, एक तरफ तो लिखेंगे जंतु, दूसरी तरफ लिखेंगे बंधियाकरण की उम्र। किसकी बच्चों? बंधियाकरण करने की उम्र, बंधियाकरण की उम्र। और दूसरी तरफ लिखेंगे वीनिंग की उम्र। मतलब किस उम्र पर बंधियाकरण करना चाहिए और किस उम्र पर मां से अलग करना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, इसलिए याद जरूर करना है। किस उम्र पर बछड़े को अलग करना चाहिए? सबसे पहले बात करें बछड़े की। किसकी? बछड़ा। बछड़ा होता है गाय या भैंस का, गाय भैंस के बच्चे को क्या बोलते हैं? बछड़ा बोलते हैं। ठीक है भाई, तो बछड़े की बात करते हैं सबसे पहले। बछड़ा काफ, क्या बोलते हैं? काफ बोलते हैं। बछड़े को बंधियाकरण कब करना चाहिए? 8 से 10 सप्ताह की उम्र पर, मतलब 70 दिन के आसपास है, 60-70 दिन के आसपास उसका बंधियाकरण कर देना चाहिए। तो 8 से 10 सप्ताह की उम्र पर बंधियाकरण कर देना चाहिए बछड़े का। और माँ से अलग कब करना चाहिए? 90 दिन की उम्र पर। कितना बच्चों? 90 दिन की उम्र पर। याद रखना भाई, खूब पूछा जाता है। बछड़े में वीनिंग कब करनी चाहिए? 90 दिन पर। वीनिंग बछड़े में, गाय भैंस के बछड़े को, है गाय भैंस में बछड़े को माँ से अलग कब कर देना चाहिए? 3 महीने, 90 दिन पर वीनिंग कर देनी चाहिए। वीनिंग की उम्र क्या है? वो 90 दिन है? दूसरा देखते हैं बच्चों, बछड़े का हो गया। दूसरा बात करते हैं लैम्ब की। किसकी? लैम्ब। लैम्ब मतलब भेड़ के बच्चे को बोलते हैं लैम्ब। लैम्ब में बंधियाकरण जो है बच्चों वो 2 सप्ताह पर। कितने सप्ताह पर? 2 सप्ताह पर। 14 दिन पर बंधियाकरण कर देना चाहिए बछड़े का लैम्ब में। और बच्चों वीनिंग जो है, वीनिंग भेड़ के बच्चे में कब कर देनी चाहिए? 14 सप्ताह पर। कितनी बच्चों? 14 सप्ताह पर क्या कर देनी चाहिए? वीनिंग कर देनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे किड। किड किसको बोलते हैं भाई? किड बकरी के बच्चे को बोलते हैं। किड में भी वही 2 से 4 सप्ताह, 2 से 4 सप्ताह पर बंधियाकरण कर देना चाहिए और 16 सप्ताह पर वीनिंग कर देनी चाहिए। तो भेड़ बकरी का, तो भेड़ बकरी में जब भी कुछ भी देखोगे तो वो बकरी में ज़्यादा मिलेगा भेड़ से। ठीक है भाई। हाँ, आगे देखेंगे, आगे बात करें पिगलेट्स का, सुगरी के बच्चे का। पिगलेट, पिगलेट किसको बोलते हैं? सुगर के बच्चे। एक सुगर के बच्चे का याद रखना बच्चों, 1 सप्ताह पर तो क्या कर देते हैं? बंधियाकरण। याद रखना, ये भी खूब पूछा जाता है भाई। 1 सप्ताह पर बंधियाकरण कर देते हैं और 8 सप्ताह पर, कितने सप्ताह पर बच्चों? 8 सप्ताह पर वीनिंग। तो ये 2 जो हैं वो इंपॉर्टेंट है भाई। एक तो पिगलेट में बंधियाकरण और 90 दिन पर वीनिंग। और तुम बंधियाकरण तो गाय भैंस बछड़े में भी याद रख सकते हो, 8 से 10 दिन पर। और भेड़ बकरी का भी 2, इन दोनों का भी याद रखना, 2 से 4 दिन पर। ठीक है, बंधियाकरण करते हैं। तो बंधियाकरण और वीनिंग की उम्र क्या है ये पढ़ लिया बच्चों ने। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नोट डाल के 2 देखते हैं बच्चों। एक होता है डैम, है? डैम का मतलब क्या है? एक टर्म होती है डैम। डैम, डैम का मतलब क्या है? तो जो डैम का मतलब है मादा गाय। डैम का मतलब क्या है? मादा, मादा गाय, या बोल सकते हैं माँ। डैम का मतलब क्या है? माँ या मादा गाय।
और एक टर्म होती है दूसरी शायर। शायर का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं जो शायरी वायरी सुनाता है। शायर का मतलब होता है नर सांड है, या सांड, या क्या बोल सकते हैं पिता, क्या बोलते हैं शायर। अब शायर जो है इसको क्या बोलते हैं? हाफ ऑफ द हर्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? हाफ ऑफ द हर्ड बोलते हैं, है ना। हाफ ऑफ द हर्ड मतलब हर्ड का आधा। इसका मतलब क्या है? हर्ड का आधा मतलब क्या है? हर्ड मतलब झुंड, पशुओं का, गाय भैंसों का झुंड। उसका आधा क्यों बोलते हैं? क्योंकि सांड ने ही सारे बच्चे पैदा किए हैं हर्ड में एक दो सांड है, उसने ही सारे बच्चे पैदा किए, तो मतलब आधा भाग किसका है? सांड का है, तो हाफ ऑफ दी हर्ड भी बोलते हैं। तो हर्ड जो होता है, एक झुंड जो होता है, उसके अंदर शायर कौन होता है? उसके अंदर जो नर है वो शायर बोलते हैं, उनके जो अंदर जो मादा हैं उनको डैम बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये शब्द पूछ लिए जाते हैं, डैम शायर क्या होते हैं। ठीक है, तो ये तुम याद रखना। नेक्स्ट है बच्चों, एक क्वेश्चन ये काफ़ी पूछा जाता है, फार्म शुरू करने के लिए जानवरों की इकाई कितनी होती है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछना जाने लग गया है भाई। फार्म शुरू करने के लिए जानवरों की इकाई, फार्म शुरू करने के लिए जानवरों की इकाई जो है वो कितनी होती है भाई? तो ये टॉपिक देखते हैं बच्चों। किस पशु में इकाई का मतलब क्या है? जैसे बच्चों जंतु, हम बात करें एक तरफ जंतु और एक तरफ बात करें इकाई, एक इकाई में कितने पशु आते हैं, तो किस जंतु की कितनी इकाई में है? मतलब इधर बात करें हम गाय भैंस की, किसकी बच्चों? फर्स्ट हम बात कर रहे हैं गाय भैंस की। गाय भैंस में तुम फार्म शुरू कर रहे हो तो एक इकाई में कितने पशु होने चाहिए? एक इकाई होनी चाहिए तुम्हें, या लोन जो देती है सरकार वो भी एक इकाई पे देती है, तो तुम्हें इसमें क्या होनी चाहिए? या तो एक गाय या एक भैंस, एक भैंस या एक गाय है तो वो एक इकाई के बराबर है। सर ये क्या है, इकाई तो वैसे ही एक होती है ना भाई, गाय भैंस ही अभी, रुक जाओ आगे। और वो भी किस में होनी चाहिए? दोनों मिल्किंग में, मतलब दूध देती हुई होनी चाहिए, मिल्किंग में होनी चाहिए, दूध दे रही हुई होनी चाहिए, तो इकाई है। गाय वैसे ऐसी लिया है जो दूध नहीं दे रही है ना, उसको ना गाय गिना जाएगा ना भैंस सरकार की तरफ से। हाँ, ऐसी का क्या करोगे जो दूध ही नहीं दे रही। दूसरा देखेंगे भाई, तो ये गाय भैंस हुई। दूसरा है भेड़। भेड़ की एक इकाई में कितनी भेड़ होती हैं? तो भेड़ में 30 तो ईव, कितनी भाई? 30 तो ईव होनी चाहिए, और एक क्या होना चाहिए भाई? एक रैम होना चाहिए। 30 ईव एक रैम, 30 भेड़ एक भेड़ा एक इकाई के बराबर है सरकार के अनुसार, तुम्हारी एक इकाई हो गई। बकरी में बच्चों, बकरी में 10 डोए हैं, 10 डोए या नैनी, और एक बक, 10 बकरी एक बकरा। किसमें? भेड़ में। सूअर में सूअर में क्या है? तो सूअर में बच्चों, सूअर में 10, सूअर में जो है वो 2 हैं, एक तो 10 100 पे एक बोर, बोर मतलब नर सूअर, 10 सूअरी पे एक सूअरा, और एक होता है 300 और एक बोर। तो भारत में तो ये चलता है, भारत सरकार तो ऐसे मानती है कि भाई 10 सूअरी पे 10 एक सूअरा, लेकिन राजस्थान में बोलता है, वैसे ही राजस्थान में कोई सूअर नहीं पालता, तुम तो 300 पे एक सूअरा ले लो, हैं, ये इकाई है, तो राजस्थान ये मानता है। आई बात समझ में? तो सूअरी में 10 पर एक तो भारत मानता है,
और मुर्गी में मुर्गी में 100 मुर्गी, मुर्गा की ज़रूरत नहीं है, 100 मुर्गी पे 1 इकाई है? हाँ, और एक और बचा लास्ट बच्चों, ऊँट। तो देखेंगे ऊँट में 1 इकाई किस पे मानते हैं? तो 1 ऊँट प्लस 1 गाड़ी है, ये क्या है सर? हाँ भाई, ऐसे ना ऊँट ले आए, 1 ऊँट और ऊँट के पीछे गाड़ी भी होनी चाहिए। हाँ, 1 ऊँट और 1 गाड़ी, उसको 1 इकाई माना गया। ठीक है, 1 ऊँट और इसके पीछे 1 गाड़ी, हाँ, दोनों को 1 इकाई माना गया। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे अगली क्लास में।